भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या से हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का दूसरा चाइना के बाद देश आता है। ऐसे में भारत की भौगोलिक स्थिति को जानना भी बेहद जरूरी होता है। आपको बता दूं कि भारत के उत्तर में पूरा नेपाल पूरा जो है अपना हिमालय बाउंड्री शेयर करता है। वहीं इसके तीन तरफ से वाटर्स यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऐसे में भारत की जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है वो प्रकृति ने खुद ही बनाई हुई है और ऐसे महत्वपूर्ण देश और अपने प्यारे भारत के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। तो आज मैं बताऊंगा भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो और तमाम एक दिवसीय परीक्षाएं जहां पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, वहां पर ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए और साथ में टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, जिस पे मैं अपनी वीडियोस की पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कमेंट करिए ताकि जो भी आपकी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको हम रिजॉल्व कर सकें और साथ में अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे है। तो आपको बता दें कि भारत की जो पहली यूरेनियम खान है वो जादूगोड़ा में स्थित है। अच्छा, जादूगोड़ा कहाँ पर है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो भारत की जो पहली यूरेनियम खान है वो झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित है, जिसका नाम है जादूगोड़ा। आपको बता दूं कि भारत में यहाँ पर बहुत सारे यूरेनियम के खान के अलावा सिंहभूम में लौह अयस्क भी पाए जाते हैं। साथ में झारखंड के झरिया में मतलब कोयले की भी खानें पाई जाती हैं। तो एक तरीके से मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशंस है हमारा झारखंड। हालांकि इकोनॉमिकल कंडीशन झारखंड की उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ की जो लैंड है, एक तरीके से देखा जाए तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसके ऊपर झारखंड स्थित है और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो आयरन इंडस्ट्री है, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पर ही बना हुआ है। तो झारखंड एक इम्पोर्टेंट स्टेट है इंडिया का, जिससे हम काफ़ी सारा मिनरल्स और ओर्स यहाँ से कलेक्ट करते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है, तुमलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस राज्य में स्थित है, आपको इसका आंसर करना है। तो आपको बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में आपको जानना है कि ये कहाँ पर है। तो आंध्र प्रदेश के कदापा में ये स्थित है। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार पाया गया है। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अब के टाइम पर यूरेनियम 235 जिसे हम कहते हैं और 292 जिसका यूज किया जाता है परमाणु हथियार बनाने और एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वैसे एटॉमिक पावर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ही ज़्यादा यूरेनियम इम्पोर्टेंट एक तरीके से और पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कश्मीर में झीलों के भंडार जिसे करेवा बोला जाता है किस लिए जाना जाता है, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए, ये जो करेवा है वो कश्मीर में केसर की खेती के लिए जाना जाता है यहाँ पर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। अब देखिए, कश्मीर में जो केसर होता है ना वो काफ़ी महंगा मिलता है और इसकी महंगा होने का मुख्य उद्देश्य है कि ये कश्मीर में ही पाया जाता है। हालांकि दूसरे देशों में जैसे कि अफगानिस्तान में भी पाया जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में पाए जाने वाले केसर की जो खुशबू है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसीलिए कश्मीरी केसर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख जो किस्में हैं वो लच्छा है, मोंगरा है और जारदा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, भारत की बात करें तो यहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है और तमिलनाडु के पास टर्न होकर के यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ में ऐसे मुड़ा हुआ है। तो ये भारत का साउथ इंडियन
एक तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। पेनिनसुला किसे बोलते हैं? एक ऐसा लैंड जो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ठीक है। तो भारत की तीनों साइड में क्या है, इधर देखे तो अरबियन सी है, अरब सागर है, नीचे में हिंद महासागर और इधर पर बंगाल की खाड़ी है। तो 3 तरफ से घिरे हुए जगह को हम बोलते हैं पेनिनसुला, यानी कि तो यहाँ पर इस पेनिनसुला में पूछा गया कि पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा नहीं है। अब इसमें देखो ये पूरा का पूरा क्या है, पश्चिमी घाट है और ये भारत का पूर्वी घाट है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मैप देखा होगा तो पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट्स हैं। देखिए गुजरात यहाँ पे लिखा है कि गुजरात यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पर है, ठीक है, ये इतना तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों आंसर दिया गया है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो देखिए पश्चिमी घाट पे जो है ना थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु का भी आता है, इसलिए इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपको बता दूं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु राज्य जो है वो पश्चिमी घाट पर एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए कजाकिस्तान, नामीबिया, ब्राजील, मंगोलिया ये ऑप्शंस है। इसमें से बताता हूँ कि ब्राजील से जो है भारत यूरेनियम का आयात नहीं करता है। भारत जो है अपना ज्यादातर जो यूरेनियम है वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां से ही लेकर के आता है। कभी कभी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पर मंगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत में कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, इसका आंसर करना है। तो देखिए भूटान का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। जब हम इंडिया की अगर इस वाले लोकेशन की बात करते हैं जो अपना अभी अच्छे से बन नहीं पा रहा है, चलो कुछ टेम्पोररी बना लेता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, जिसमें आप भूटान की लोकेशन यहाँ पे कुछ देखते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप यहाँ पे सिक्किम होता है, इधर की साइड में अरुणाचल प्रदेश होता है, नीचे की साइड में असम होता है और यहाँ से कुछ थोड़ा सा टच लेकर के आता है कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 राज्य हैं जो भारत के भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की कुल 699 किलोमीटर की सीमा जो है वो भूटान के साथ लगती है। भूटान हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का बार बार अग्रेशन भूटान के ऊपर रहता है, लेकिन उसके सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो भारत की ही है। इसीलिए जो वहां पर कुछ भी इंसिडेंट इस तरीके से चाइना की तरफ से किया जाता है तो इंडिया उसको अपने स्ट्राइक करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यारलुंग सांगपो ये नदी कौन सी है जिसका नाम तिब्बत में है और इंडिया में आने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है ये भी आपको बताना है। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका तिब्बत में नाम यारलुंग सांगपो होता है। आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक और ये मानसरोवर लेक के पास से ही निकलती है और इंडिया में इंटर करती हुई अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में और असम से बहते हुए ये फिर बांग्लादेश में जाती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है यहाँ पर सांगपो के नाम से चलती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो यहाँ पे दिहांग गार्ज है, यहाँ से इंटर करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से आगे जब असम में जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र जब नदी आगे पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ पर इसका नाम जमुना हो जाता है। बाद में ये गंगा नदी जो कि यहाँ पर पद्मा के नाम से बहती है उससे मिलने के बाद आगे इसका नाम पद्मा और फिर मेघना नदी को मिलने के बाद यहाँ पे इसका नाम मेघना हो जाता है और फाइनली मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इस तरीके से कई सारे नाम हैं ब्रह्मपुत्र नदी को जो कि अल्टीमेटली 2900 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पूछा गया है कि अरुण, वरुण और तमुर नदियां किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं। तो देखिए ये तीनों नदियां जो हैं वो कोसी नदी प्रवाह तंत्र का यहाँ पर व्यवस्था का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये नेपाल से आने वाली नदियां हैं जो बिहार राज्य में बहती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नदी
कई सालों में अपने रास्ते को बदल देती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर साल बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती है और इस नदी में बाढ़ आने की वजह से बिहार में लाखों लोगों की जनजीवन व्यवस्था खराब हो जाती है, कई सारे लोगों की जान चली जाती है, फसल बर्बाद हो जाते हैं, जानवरों की जान चली जाती है। ऐसे में इस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। ये नदी अपने रास्ते बदलने के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये नदी इस साल जिस रास्ते से बहती है अगले साल इसका रास्ता बदल जाता है और इस तरीके से रास्ते में आने वाले कई सारे गांव बह जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और इस क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो जूट की मिलों की बात करें तो जहां पर जूट सबसे ज्यादा उत्पादित होता होगा वहीं पर जूट मिलें सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल, जो कि एक तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशंस और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जूटों का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में दुनिया भर में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन किया जाता है और पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है। तो देखिए भारत में वर्षा होने का जो कारण है उसका होता है कारण मानसून। और मानसून भारत में दो तरीके से आती है। एक तो मानसून होती है जो अरबियन सी से उठती है और इस तरीके से भारत में इंटर करती है और पूरे भारत में वर्षा करती है। दूसरा जो मानसून होता है रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, जब वो बंगाल की खाड़ी से जनरेट होता है और सर्दियों के दिनों में यहाँ पर अरुणाचल तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो यहाँ से जो निकलने वाली जो मानसून है इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून जो है यही भारत में सबसे ज्यादा बारिश करने का मुख्य कारण मानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में काफी जुलाई अगस्त सितंबर वर्षा करती है। इस दौरान तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं और यह नाम वायु भारत में मानसून का कारण होता है। देखिए भारत में हर साल यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा गया है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। आपको ये वाला करेक्ट आंसर जो मैंने यहाँ पे आकृति बनाई थी इस तरीके से आपको मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखिए ये है इंडिया और यहाँ से जो है ना मानसून चलती है हवाएं। तो क्योंकि ये इस वाले लोकेशन चलती है तो ये है भारत का दक्षिण और पश्चिमी इलाका, ठीक है। और यहाँ से चलने वाली हवाएं ही भारत में काफी ज्यादा वर्षा कराती हैं जिसे हम मानसून बोलते हैं। ये भारत में जुलाई के महीने में इंटर कर जाता है और पूरे भारत में बारिश करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा, ठीक है। ये एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दिल्ली, शिमला, कोची और जोधपुर में से कौन सा ऐसा स्थान होगा जहां पर पानी सबसे कम टेम्परेचर पे ही उबलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिमला में बहुत ज्यादा ठंडी होती है और ऐसे में जल ठंडा होने के कारण वह जल्दी उबलेगा, क्योंकि किसी द्रव्य के गर्म होने की गति द्रव के तापमान और आसमान के वातावरण पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और इस कारण से ठंडा जल ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करेगा और इसलिए वहां पर सबसे पहले वो उबलने लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए ऑप्शन में जो भी दिए गए उनमें सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश एरिया में तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा हिली एरियाज हैं, साथ में जंगल भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में यहाँ पे लोगों का जो आवास है वो काफी कम है, ठीक है। और इसलिए यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। आपको बता दूं कि बिहार में ये जनसंख्या घनत्व 1032 करके है, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। वहीं यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि भारत में 1974 में भारत के कच्छातीव द्वीप किस देश को दे दिया गया था, ठीक है। कच्छातीव द्वीप का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1974 में भारत ने किसी देश को सौंप दिया था। अब आपको बताना है कि वो देश कौन था जिसे ये सौंप दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है,
ये द्वीप जो था वो श्रीलंका को यहाँ पे सौंप दिया गया था। आपको बता दूं कि कच्छाद्वीप द्वीप जो है वो रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु के पास में है और श्रीलंका के नेडुन द्वीप के बीच में स्थित है। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद था, जिसे 1974 में एक समझौते के तहत कुछ शर्तों के साथ श्रीलंका को इसका आधिपत्य दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है। इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला जो है वो पुणे में स्थित है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। अब पुणे में ये कहाँ पर है, तो देखिए राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, जिसे लेबोरेटरी CSIR के अंतर्गत यह कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। आपको बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल को सब्सक्राइब करके, जहां पर हम आपको इन सभी विषयों, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि तमाम विषयों से इसी तरीके के स्टैटिक जीके और कई सारे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को क्वेश्चन क्विज के हिसाब से कराते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो NTPC हो, रेलवे का NTPC हो या फिर ग्रुप डी हो, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है। NTPC का घोषणा हो चुका है, फरवरी में एग्जाम होगा और ग्रुप डी का भी एग्जाम की घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में अब आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। साथ में अभी तक क्योंकि इतना लंबा टाइम हो चुका है तो ऑलरेडी कई सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो आपको जरूरत है उन सभी चीजों का रिवीजन करने का। तो आपके रिवीजन के लिए ही ये जो टॉपिक्स है मैं करा रहा हूँ, इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्विज में कराता हूँ, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकें और कुछ नए प्रश्नों को भी देख सकें। इससे आपको प्रश्नों को सॉल्व करने की एक हैबिट बनेगी और आप इजीली प्रश्नों को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इन सभी विषयों में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं, साथ में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन मैं लेकर के आता रहता हूं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप जरूर हमारे साथ बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्दी से मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी हैं उन सबके साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो जो नीसी जनजाति है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं उसमें से नीसी, आपातानी, तांगिन, तांगसा, सिंगपो, मोनपा, अका, सेरदुपेन, मिसमी, खामपति और वांचो आदि प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, कई बार जनजातियों से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ दिया जाता है इस तरीके से कि नीसी जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है, मिसमी जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है। तो ऐसे में इन जनजातियों के नाम आप जरूर याद रखें, रेलवे के एग्जाम में भी कई बार इसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में कि नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, आपने इसे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कीरीबुरु मेघा हाथू बुरु की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि खदानें लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कीरीबुरु मोहगर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो झारखंड है वो लौह अयस्क, यूरेनियम, कोल, इन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, काफी सारे अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सिंहभूम जिला जो है वो झारखंड का काफी ज्यादा रिच एरिया है और यहाँ पर ही कीरीबुरु और मोहातबुरु झारखंड जो है एक जगह है जहां पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि माही नदी किस में जाकर गिरती है। अब देखिए माही नदी की बात की गई है, तो माही नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कैसे बहकर कहाँ पर जाती है आपको बताना है। तो देखिए माही नदी जो है वो खंभात की खाड़ी में यहाँ पर जाके गिरती है। आपको बता दूं कि माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, साथ में ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते के बाद ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 580 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से
हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालय के ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पंजाब हिमालय हो जाएगा, क्योंकि पंजाब हिमालय में बहुत ज्यादा ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं। पंजाब हिमालय में गंगा मैदान व हिमालय के बीच का स्थान आता है, इसीलिए ये एरिया अपेक्षाकृत समतल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ऊंची चोटियां नहीं पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती है? ठीक है, तो देखिए जब भागीरथी गंगा में मिलती है, जो कि यहाँ पर गौमुख से निकल, देखिए अलकनंदा जो नदी है वो गौमुख से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है और देवप्रयाग में इसका संगम अलकनंदा के साथ होता है। इसके बाद हरिद्वार से पहले भागीरथी नदी आकर के इसमें मिलती है और इस हिसाब से हरिद्वार के पास से इनका नाम जो होता है वो गंगा नदी के नाम से फेमस हो जाता है। ठीक है, तो भागीरथी नदी जो आगे चल गंगा नदी के नाम से बहती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो गंगा नदी है वो निकलती कहाँ से है? तो आपको गौमुख के पास में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से ये नदी निकलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी पर ही प्रयागराज में और हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से मैंने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके रेलवे के, एसएससी के, बैंकिंग के, यूपीएसआई, जितने भी स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को मद्देनजर रख करके इन क्वेश्चन को बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली रोजाना आप इन वीडियोज को देखिए। 12 बजे ये वीडियोज आपके लिए हमारे चैनल पे आ जाते हैं, प्रीमियर होते हैं, तो डेफिनेटली आप इन्हें देखा करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।